बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज अपनी मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल करके रिटायर्ड होने जा रहे हैं। चंद घंटों के बाद यानी कि रात 12 बजे उनकी मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल होगी। फिर उसके बाद कल नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाना है। आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्कद किया गया। इस फुल कोर्ट रेफरेंस में कुछ जज साहबान जो हैं उन्होंने बाइकाट किया है। उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक ख़त भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कुछ वजूहात बयान की हैं कि इस वजह से वो इस रेफरेंस का बाइकाट कर रहे हैं। वो जो वजूहात हैं उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये किसी की दुख भरी दास्तान है। क्या वो दुख भरी दास्तान इस वजह से है कि आज मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन रहे, वो इस दौर से आउट हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने। क्या इस वजह से है या कि कुछ और भी है? क्योंकि सिर्फ वो सुपरसीड नहीं हुए बल्कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब और भी कई अहम ओहदों से फारिग हुए हैं। ये इनसाइड स्टोरी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। फिर उसके अलावा आज कोइंसिडेंट है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आउट होने जा रहे हैं। वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर्ड होने जा रहे हैं और आज बुशरा बीबी सियासी मैदान में इन होने जा रही हैं, चूँकि उन्होंने आज तहरीक इंसाफ की सियासी जो एक अपना इजलास है, तहरीक इंसाफ का सियासी इजलास जो है ये तलब किया है। फिर आज ही के दिन मियां नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन के लिए रवाना हुए हैं। तो ये क्या कोइंसिडेंट है या इसके पीछे भी कोई गेम है, कोई कहानी है? इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे 8 जजिस का गठजोड़, वो 8 जज साहिबान के जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक फ़ैसला दिया और फिर उस फ़ैसले पे 2 बार वजाहतें भी जारी की। और इसके अलावा भी इन जज साहबान ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को टफ़ टाइम दिया। अभी आप देखें कि 1-2 दिन कबल जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब का एक अज़ाफ़ी नोट जारी हुआ था जिसमें स्पेसिफ़िकली उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो है बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। फिर उसके अलावा मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डीनेंस के बाद जो कमेटी की तश्कील नौ की गई थी जिसमें मुनीब अख्तर साहब को आउट करके अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया था, उस कमेटी को तस्लीम करने से इनकार किया, बेंचेस की तश्कील को मानने से इनकार किया, बेंचों में बैठने से इनकार किया। तो उन 8 जज साहिबान में से 3 तो बगावत कर चुके हैं और ये तीनों ने उनको एक तरह से डिसऑन कर दिया है। अब ये 3 जज कौन से हैं और उन्होंने क्यों डिसऑन किया है और क्या पैगाम जारी किया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बुशरा बीबी के मामले में, क्योंकि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के साथ ही हवाओं का रुख बदल चुका है। बुशरा बीबी रिहा हुई हैं, अलीमा ख़ान और उज़मा ख़ान की ज़मानत हुई है, वो भी आज शाम तक रिहा हो जाएंगी और मुल्क में एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है, ये उनका ख्याल है। और ज़ाहिर है बुशरा बीबी की रिहाई के बाद आप देखें कि बुशरा बीबी ने कल चंद घंटे जो है बनी गाला में क़याम किया। फिर उसके बाद ये ऐलान किया गया कि बुशरा बीबी ज़मान पार्क लाहौर में मुस्तकिल क़याम करेंगी और वहाँ से वो रवाना हुई। लेकिन अचानक उनका काफ़िला लाहौर आने की बजाय पेशावर चला गया और इस वक्त बुशरा बीबी मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो विराजमान है और उन्हें वहाँ पे अलग कमरा दिया गया है, स्टाफ दिया गया है। भी ज़ाहिर है वो इमरान ख़ान की अहलिया ही नहीं बल्कि उनकी मुर्शद भी हैं और इस रिश्ते से वो तो पूरी तहरीक इंसाफ की मुर्शद आला हैं। तो फिर ये तो वो डिज़र्व करती हैं ना, उनके लिए सारा कुछ किया जाए। लेकिन बुशरा बीबी साहबा ने मुर्शद से भी आगे जो है वो एक स्टेप फॉरवर्ड किया है, यानी कि एक स्टेप आगे उठाया है। उन्होंने आज तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमाओं को मीटिंग के लिए बुला लिया है
कॉल किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुशरा बीबी के पास वो कौन सी पॉलिटिकल अथॉरिटी है कि जिसकी बुनियाद पे वो ये इजलास बुला रही हैं। एक सूबे के वज़ीर आला को वो जो है वो कॉल करती हैं कि आप ज़रा आके जो है वो जवाब दें। वो सेनेट के जो अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज साहब, उनको तलब कर रही हैं। वो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको तलब कर रही हैं और सियासी मामलात पे बुशरा बीबी ने बाज़ाब्ता तौर पे एंट्री दी है। और अब लग ये रहा है कि पार्टी की कमान जो है वो संभालने जा रही हैं। लेकिन अगर वो पार्टी की कमान संभालेंगी तो बैरिस्टर गौहर साहब की पोजीशन क्या है, ये तहरीक इंसाफ को क्लियर करना चाहिए। और फिर अलीमा बाजी क्या करेंगी। फिर उसके अलावा जो बाकी हैं, स्पेशली अली अमीन गंडापुर जो कि सूबे के वज़ीर आला हैं और वो पार्टी के सूबाई सदर भी हैं, तो उनकी इनके सामने क्या पोजीशन होगी। तो मेरा ख्याल है कि जो प्लान था उस पर काम शुरू कर दिया गया है। देखें, बीबी ने वक्त ज़ाया नहीं किया और फौरी तौर पे उन्होंने सबसे पहले तहरीक इंसाफ का जो मजबूत गढ़ था वहाँ से काम का आगाज़ किया है। और होपफुली कि वो यहाँ पे अपना एजेंडा कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद लाहौर में आके डेरे डालेंगी। और ये भी हो सकता है कि अगर बुशरा बीबी जो हैं वो KPK को टारगेट करके बैठी हैं तो फिर अलीमा खान के लिए ये बेहतर चांस होगा, मौका होगा कि वो जब तक पेशावर में बिजी हैं, अलीमा खान जो है वो लाहौर और पंजाब में अपनी ग्रिप मजबूत करें, क्योंकि हुण दौड़ अपनी अपनी है। वैसे तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो हैं वो तैयारी कर चुके हैं और उन्होंने भी एंट्री मारनी है। फिर उसके अलावा पंजाब में जनाब चौधरी परवेज़ लई साहब ने बड़ी कुर्बानी दी है। चौधरी परवेज़ लई साहब ने कई दहाइयों पर मुहित अपनी सियासी जो ख़ानदानी स्ट्रगल है उसको कुर्बान किया है। तो ज़ाहिर है उन्हें भी अपनी कुर्बानी का सिला चाहिए, तो वो भी जो है वो एक्टिव होंगे। तो फिर उसके बाद मेरा ख़्याल है कि फैसल वाडा साहब की बात किसी हद तक दुरुस्त है कि वो कहते हैं कि इमरान खान पहले एक दलदल में धंसे हुए थे लेकिन अब सियासी जहन्नुम में गिर चुके हैं। तो जिस किस्म की सिचुएशन बनती जा रही है, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ एक सियासी जहन्नुम बनने जा रहा है और उनकी बात यहाँ तक ठीक है। और इसके साथ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो दुबई जा चुके हैं। दुबई के बाद उन्होंने लंदन जाना है, लंदन के बाद अमेरिका जाना है और फिर उसके बाद यूरोप में भी कुछ छुट्टियाँ गुजारनी है। वैसे मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक आइंदा माह मरियम नवाज़ ने भी लंदन जाना है, फिर उसके बाद उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के साथ यूरोप का दौरा करना है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ के इस दौरे को लेके तहरीक इंसाफ की तरफ से इससे पहले भी और अब भी ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ तो पाकिस्तान में हब्से बेजा में थे, उनका पासपोर्ट किसी की तहवील में था, उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, अब उनको जाने की इजाज़त दी गई है। और वो भी मियाँ नवाज़ शरीफ ने बड़ी मिन्नत समाजत के बाद कि जी काजी जा रहा है, मैनू तो पहले जान दिया। मतलब ये तासुर दिया जा रहा है कि काजी की गैर मौजूदगी में मियाँ नवाज़ शरीफ खुद को गैर महफूज समझते हैं, इसलिए यह किया गया। ना सुने, ये हुकूमत मियाँ नवाज़ शरीफ की है। आज वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ को अपना वज़ीर आज़म मानता है। आज वज़ीर आला मियाँ नवाज़ शरीफ को अपना कायद मानती हैं। आप मुस्लिम लीग नून के तमाम MNAs MPs से पूछे ना कि उनका लीडर कौन है, तो एक ही नाम आएगा, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ। वो ज़ाहिर है उन्होंने जाना था चूँकि उनका मेडिकल चेकअप था। फिर उसके अलावा वैसे भी भाई उन्होंने छुट्टियाँ वुट्टियाँ गुजारनी है, चिल पार्टी करनी है, इंजॉयमेंट करनी है, जाना चाहिए उनको, आउटिंग करनी चाहिए। और तसल्ली रखें, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 1.5 से 2 महीने के बाद जो है वतन वापस आएंगे और इंशाल्लाह उस वक़्त तक हालात बहुत बेहतर हो चुके होंगे। और ये जो सियासी जहन्नुम है इसका भी मेरा ख़्याल है कि काफ़ी हद तक जो है धड़न तख्ता हो चुका होगा। और अब आते हैं हम अपने 8 हम ख्याल जजों का जो ग्रुप टूटा है उस पर। काजी फायज़ ईसा साहब के एजाज़ में कल रात एक इशाया दिया गया था जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से था। उस इशाया में यूँ तो मीडिया पर्सनस को अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन उस इशाये की जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक इसमें सुप्रीम कोर्ट के मेरा ख्याल है 5 या 6 जजों के अलावा, एक तो मंसूर अली शाह साहब चूँकि मुल्क में मौजूद नहीं है वो नहीं थे, और मंसूर अली शाह साहब के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब
जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद गीबा साहब, इन्होंने शिरकत नहीं की। इनके अलावा तमाम जज साहबान, नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी समेत तमाम जज साहबान जो हैं उन्होंने शिरकत की है। अब जिन 8 जजों ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया था, उनमें मलिक शहजाद के अलावा बाकी जो 5 नाम हैं ये शामिल थे और 3 और नाम थे, जिनमें एक जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब थे, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब थे और जस्टिस इरफान सादत साहब थे। और ये जो मैंने 3 नाम आपके सामने अभी रखे हैं, ये तीनों जज साहबान जो हैं इनका ताल्लुक़ सिंध हाई कोर्ट से है। यानी कि वो जो कहते हैं ना कराची ग्रुप, ये बेसिकली कराची ग्रुप है। वैसे मुनीब अख्तर साहब का ताल्लुक़ भी सिंध हाई कोर्ट से है। अब इन जज साहबान की उस इशाइये में शिरकत, मेरा ख्याल है कि ये फिर एक तरह से ऐलान बगावत है, क्योंकि बाकी तो नहीं आए। तो इन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के एजाज़ में जो इशाइया था उसमें शिरकत भी की है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो खिदमात है उसका एतराफ़ भी किया है। और उसके अलावा आज जो काजी साहब के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, उसमें भी ये तीनों जज साहबान जो हैं ये मौजूद थे। उसमें मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा, अतर मिनल्ला साहब जो हैं ये मौजूद नहीं थे। मंसूर अली शाह साहब का तो माशाल्लाह एक लव लेटर आ गया ना, और वो जो लेटर है वो मतलब किसी का दुखड़ा नहीं होता, दुखड़ा वो ज़्यादा लगता है कि देखें जी आपने अदलिया की आज़ादी पे कंप्रोमाइज़ कर दिया है। काजी साहब आपसे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन अदलिया पे जो दबाव डाला जा रहा था, बैरूनी दबाव आ रहा था, आपने उस दबाव का मुकाबला नहीं किया, आपने उस दबाव के आगे बंद नहीं बांधा, बल्कि आपने दरवाजे खोल दिए और जजों पे प्रेशर डाला गया है। तो इस वजह से मैं इस रेफरेंस में नहीं आऊँगा और ये मेरा उनको एहतजाज है। लेकिन अगर आप हकीकत देखें तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो पहले जज हैं जिन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती कायम की। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक डिक्टेटर का केस जो है इस पर फैसला दिया और परवेज़ मुशर्रफ को जो फांसी की सज़ा दी गई थी उसको बरकरार रखा। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने माजी के जजों के गलत फ़ैसलों को तस्लीम किया, उस पर माफ़ी मांगी। उन्होंने भुट्टो शहीद का जो रेफरेंस था उसमें जो उनका फ़ैसला है वो सबके सामने है, वो माजरत भी कर रहे हैं, कहते हैं कि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए थे। और उन्होंने कहा कि हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारे पीछे जो तस्वीर लगी हैं इनमें ऐसी तस्वीर भी हैं कि जिन्होंने डिक्टेटरों को जो है वो अपना जायज़ करार दिया है, उनके हक़ में फ़ैसले दिए हैं। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ बदल के रख दिया यार। उन्होंने कौन सा दबाव जो है वो कबूल किया, बल्कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो दबाव कबूल करते ही नहीं हैं। उन्होंने तो रेफरेंस का मुकाबला किया, उन्होंने उस वक़्त की हुकूमत और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ जो था उसका मुकाबला किया और माशाल्लाह सुरखरू हुए। मैंने कितनी बार कहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कोई एक फ़ैसला, जैसे अभी हम एग्जाम्पल देते हैं ना कि ये जो 8 जजेस का मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला है, इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया कि ये गैर आइनी फ़ैसला था। अगर ये आइन के मुताबिक होता तो फ़ैसले पे अमल दरामद किया जाता। या बताएं आप कि ये किस आइन के मुताबिक है, आप बताएं कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने वो कौन सा फ़ैसला दिया जो आइन से बाहर था या मावरा आइन था या गैर आइनी था, गैर कानूनी था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो कहते हैं कि आइन के जो अल्फाज हैं हमने उन्हीं के मुताबिक फ़ैसला करना है, बल्कि वो तो अदालती फ़ैसलों की जो नज़ीर दी जाती हैं उसको भी नहीं तस्लीम करते। ये बड़ी बात है। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पे ये इल्ज़ाम लगाना बड़ा हैजानी किस्म का इल्ज़ाम है। हकीकत इसका इससे दूर दूर तक भी वास्ता नहीं है। लेकिन असल वजह पता क्या है? असल वजह यह है कि एक तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये जो इमरानदार जज थे या एक मंसूबे के तहत सुप्रीम कोर्ट में मुसल्लत किए गए जो जज थे उनको ना सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि उनको एक तरह से डिफ्यूज़ भी किया है। और फिर ज़ाहिर है मंसूर अली शाह साहब एक लंबे अरसे तक आइन और कानून पसंद जज थे, फिर उसके बाद वो भी इस कल्ट का शिकार हुए
और कल्ट का शिकार होने का जो नतीजा निकल सकता है वो आपके सामने है। हाँ, काजी फायज ईसा साहब ने एक काम ज़रूर किया था कि जिस दिन मंसूर अली शाह साहब का नाम जो है कंसीडर किया जा रहा था चीफ जस्टिस के लिए, और पार्लिमानी कमेटी में पीपल्स पार्टी और JUI के लोग बाकी मेंबरान को कन्विंस कर रहे थे कि जी मंसूर अली शाह साहब जो हैं इनको चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो उस वक़्त काजी फायज ईसा साहब ने एक अजाफ़ी नोट जारी किया था जिसमें मंसूर अली शाह साहब के मुख्तलिफ़ फ़ैसला जात जो हैं वो हवाले के तौर पे शामिल कर दिए, और फिर उसके बाद वो ये सोचने पे मजबूर हुए जो इनके लिए जो है वो अपना बाकायदा तौर पे प्लानिंग लॉबिंग कर रहे थे, वो भी सोचने में मजबूर हुए कि नहीं शायद हम गलत सोच रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम जो है वो स्किप हुआ। वहाँ से तो हुआ ही हुआ, लेकिन अब इससे आगे बात निकल गई है, क्योंकि ये मेरा भी ये ख्याल था कि शायद मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो हैं इनके पास सीनियर प्यूनियर जज और सीनियर जज का जो डेजिग्नेटेड है ये इनके पास रहेगा ओहदा, और इसी तरह ये सीनियर जज होने की हैसियत से जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी होंगे, फिर उसके अलावा ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा भी होंगे, फिर उसके अलावा दीगर जो सुप्रीम कोर्ट की जो एग्जेक्टिव कमेटीज़ होती हैं उसका हिस्सा भी होंगे। यानी कि इंतज़ामी सतह पे जो इनके पास बतौर सीनियर जज इख्तियारात हैं वो इनके पास रहेंगे। लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि इस हवाले से हमारे एक दोस्त हैं सीनियर कानूनदान हैं, तो उन्होंने इस पर रहनुमाई की। उन्होंने कहा जी अगर ये चीफ जस्टिस के लिए इनको कंसीडर नहीं किया गया तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा भी नहीं हो सकते, ये जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी नहीं हो सकते, ये कायम मकाम चीफ जस्टिस के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो मैंने कहा जी वो कैसे? तो उन्होंने मुझे जो एग्जांपल दी ना वो बड़ी कमाल थी। मैंने सोचा वाकई बिल्कुल ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा जी लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ था, जस्टिस शुजात अली ख़ान और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब जो है ये सुपरसीड हुए और जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया था। जस्टिस आलिया नीलम ने हलफ उठाया, फिर उसके कोई 1-1.5 माह के बाद या कुछ अरसे बाद वो 15 दिन के लिए बैरून मुल्क गई। तो उस दौरान जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब को कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था, बल्कि जस्टिस आबद अजीज़ शेख साहब जो कि सीनियरिटी लिस्ट में मेरा ख्याल 4थे नंबर पे हैं, उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया था। और यही जो एक अपना एग्जाम्पल सेट होगा वो सुप्रीम कोर्ट में होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर भी ये जज सुपरसीड हुए हैं तो ये तमाम बाकी ओहदों के लिए भी मिसफिट करार दे दिए गए हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी की गैर मौजूदगी में कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। फिर इसी तरह इन दोनों जज साहबान की बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान होंगे, आई थिंक 3 जज मज़ीद होंगे, तो उनमें अमीनुद्दीन खान साहब हो सकते हैं, उसमें जमाल खान बंदोखेल साहब हो सकते हैं, उसमें मोहम्मद अली मज़हर साहब हो सकते हैं, लेकिन ये 2 जज साहब नहीं होंगे। इसी तरह जो जुडिशल कमीशन में 4 जज साहबान चीफ जस्टिस के अलावा जिनकी नुमाइंदगी होनी है, तो वहाँ पर भी ये नहीं होंगे, बल्कि बाकी जिनके अभी मैंने आपके सामने नाम रखे ये जज साहबान जो हैं ये उसके मेंबर होंगे। तो जस्टिस मंसूर साहब और मुनीब साहब तमाम अहम ओहदों से भी फारिग हो चुके हैं। हाँ, वो जज के तौर पे इसी तरह काम तो करते रहेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शुजात अली ख़ान साहब या अली बाकर नजफ़ी साहब जो हैं वो एक जज की हैसियत में हाई कोर्ट में मौजूद हैं, और वहाँ पे उनको वो जो पहले से मरात मिल रही थी वो उसी तरह से मिल रही हैं बतौर जज। उनको केस भी भेजे जाते हैं, वो फैसले भी कर रहे होंगे, लेकिन सीनियर प्यूनियर जज या सीनियर जज के तौर पर उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर मंसूर साहब और मुनीब साहब इस्तीफ़ा नहीं देते और वो जज के तौर पे अपनी खिदमात जारी रखते हैं तो ठीक है, वो अपनी टर्म मुकम्मल करके रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन आइंदा कभी भी ना तो वो चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल होंगे और ना ही किसी और ओहदे के लिए वो एलिजिबल होंगे। तो मेरा ख्याल था कि मेरा वैसे पहले ये ख्याल था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरे जो बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने रहनुमाई की, तो जिसके बाद हम हकीकत तक पहुँच पाए। तो असल वजह ये है कि शाह साहब को इतना ज़्यादा गुस्सा आया है क्योंकि वो सिर्फ चीफ जस्टिस की दौड़ से आउट नहीं हुए, बल्कि वो मुकम्मल तौर पे फारग हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फिर
इतना दुख तो बनता ही है ना, निकालें अपना गुस्सा, लेकिन अब सिर्फ गुस्सा ही निकाला जा सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।